नमस्कार साथियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी घरों में कुशल मंगल होंगे एवं सुरक्षित होंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा भाषा। देखिए विद्यार्थियों, आपने बहुत कम जगह पर भाषा का अध्ययन किया है, क्योंकि ना ही तो आपको कहीं सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर शब्द लिखा हुआ आता भाषा, नहीं आप कभी उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन कल मैंने जो आपको चीजें बताई उससे आपको ये स्पष्ट जरूर हुआ होगा कि उसमें से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हिंदी एक सहसंबंध करके पढ़ी जाती है। आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा, व्याकरण जो हम आज शुरू करने वाले हैं टॉपिक, उसके अंदर जो 3 बातें आपको बताऊंगा, उस 3 बातों के अंदर पूरी व्याकरण समाहित है। तो वो कौन सी 3 बातें हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का प्रकरण, जिसका नाम है व्याकरण। किसे कहते हैं व्याकरण? व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए व्याकरण जो शब्द है वो बना है वी आ और करण, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? व्याकरण शब्द बना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, भली भांति समझना, भली भांति समझना या भली प्रकार से समझना, भली प्रकार से समझना। अब देखिए 3 बातों का आपके सामने जिक्र करूंगा, उन 3 बातों से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि व्याकरण क्या चीज है। व्याकरण किस पर जोर देती है? व्याकरण जोर देती है उच्चारण, लेखन और प्रयोग। इन 3 चीजों के ऊपर व्याकरण क्या करती है? जोर देती है। जोर देने का मतलब क्या है? अब हमारी परिभाषा भी यहीं से निकल कर आएगी। हमारी जो परिभाषा है व्याकरण की, वो भी यहीं से निकल कर आएगी कि परिभाषा हम क्या बना सकते हैं। परिभाषा हम क्या बना सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप से या जिस भाषा के माध्यम से हम या जिस शब्द से या किसी से भी जिस भाषा को हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध उच्चरित कर सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और उसका शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कहने के मतलब अगर एक बात में एक ही अगर लाइन में बात करें तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो सकती है कि व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग क्या ज्ञान करवाता है या बोध करवाता है? शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है। देखिए साथियों, कभी कभार कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण है क्या? इसके पर्याय शब्द देकर पूछ लिया जाए। तो व्याकरण साथियों, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान करें, व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण एक रचना है, व्याकरण एक कृति है, व्याकरण को हम संस्करण भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य बात जो हमारे सामने आने वाली है वो ये है कि पाणिनि के अनुसार व्याकरण को क्या कहा जाता है? तो पाणिनि के अनुसार व्याकरण को कहा जाता है ग्रंथ। क्या कहा जाता है? ग्रंथ कहा जाता है। अगर विशेष पाणिनि का नाम लेकर पूछा जाए तो व्याकरण को क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं। बाकी हम इसको पुस्तक, रचना, कृति, संस्करण या इसको हम विधा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जिन बातों की ओर आगे बढ़ने वाले हैं वो है व्याकरण के अंग। मैंने आपको बताया कि हम अभी 3 शब्द लिखेंगे और उसके अंदर पूरी की पूरी व्याकरण समाहित होगी। कैसे? देखिए,
पहला जो मैं लिखने वाला हूं उसका नाम है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। इन तीन भागों से पूरी व्याकरण क्या की जाती है? विभाजित की जाती है। इन तीनों के अंदर पूरी व्याकरण क्या है? समाहित है। तो हम आज जिस टॉपिक ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है वर्ण, क्योंकि अब हम इन सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले वर्ण विचार को पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार को पढ़ेंगे और फिर वाक्य विचार को हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो इसके अंदर से जो प्रश्न बनने वाला लायक था वो था कि व्याकरण किस तत्वों पर जोर देती है? उच्चारण, लेखन और प्रयोग। मतलब शुद्ध रूप से जिसका उच्चारण किया जा सके, शुद्ध रूप से जिसको लिखा जा सके और शुद्ध रूप से जहां अच्छे से प्रयोग किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण क्या है? पाणिनि के अनुसार ये ग्रंथ है। बाकी हम इसको पुस्तक भी कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं, कृति भी कह सकते हैं, संस्करण भी कह सकते हैं और इसको विधा भी कह सकते हैं। लेकिन पाणिनि के अनुसार विशेष पूछा जाए तो इसको क्या कहते हैं? हम ग्रंथ कहते हैं। देखिए, यहां मैंने भाग बताए, लेकिन व्याकरण को हम इसको यहां पर अंग भी कह सकते हैं। व्याकरण के अंग भी कह सकते हैं, जिसे हम किस नाम से पुकारते हैं? वर्ण विचार। किस नाम से पुकारते हैं? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, अब हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। और इस बिंदु से ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने आएंगे जो आज तक आपने नहीं तो कहीं सुने हैं और नहीं कहीं देखे हैं। सारी किताबों का जो संग्रहित रूप है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने नहीं रखी जाएगी, पूरी की पूरी व्याख्यान से ली रखी जाएगी। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः ही ढूंढ पाएंगे। अब देखते हैं, पहला जो हमारा व्याकरण का अंग है वर्ण विचार। तो पढ़ते हैं, व्याकरण का जो पहला अंग है वर्ण विचार। क्या कहता है वर्ण विचार? देखिए, वर्ण विचार ये लिखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। किसे कहते हैं वर्ण? क्या है वर्ण? हम कहते आए, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उन सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या है? देखिए, हम जो व्याकरण की परिभाषा लिखी थी हमने, उसमें लिखा था हमने शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। ये तीन चीजें हमारे साथ साथ चलेगी जब तक हम व्याकरण के अंग पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण की जो परिभाषा है वो उनके साथ तो चलेगी ही चलेगी, जो उनके खंड है, टुकड़े हैं। अब देखिए, वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? हमने आज तक पढ़ा, पहली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। देखिए, भाषा के संदर्भ में और इकाई के संदर्भ में मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, पांच तथ्य आपके सामने लिखूंगा, जिससे आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है या फिर ध्वनि को हम कहते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई खाली छोड़ा मैंने, दूसरा लिखा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। आप सोचिए साथ साथ इनके उत्तर। तीसरा बिंदु, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तीन तथ्य आपके सामने। चौथा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। साथियों, प्रश्न यहीं से बन जाता है कि आपको सीधा सीधा लाइन देके पूछा जाए और उसका उत्तर पूछा जाए तो एकदम तथ्यात्मक बातें आपके सामने बिल्कुल आपको समझाकर आप खुद ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसका उत्तर यही है। कंफ्यूजन आपके मन में होगा ही नहीं। देखिए, पांचवा तथ्य,
भाषा की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई या भावार्थ या भाव के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी वो भी बताऊंगा। अब देखिए साथियों, कल हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर प्रश्न के अंदर ध्वनि और वर्ण दोनों आए हुए होते हैं, तो जब ध्वनि कभी भी ऑप्शन में होगा तो उस स्थिति के अंदर आपको मौखिक लिखा हुआ देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्वनि क्या चीज है? ध्वनि मौखिक है, ये ध्यान रखिए। मैं बोल रहा हूं क, ये मौखिक है, ये ध्वनि है क, लेकिन जैसे ही इसको मैं यहां पर अंकित करता हूं, ये वर्ण है। ये क्या बन गया है? वर्ण बन गया। मतलब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी? मौखिक इकाई मैं बोल रहा हूं क, अब लिखित इकाई ये लिख दिया मैंने सबसे छोटी इकाई, तो मैं यहां पर वर्ण लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ध्वनि होगी, बिल्कुल लिख सकता हूं यहां पर। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब ये देखिए यहां पर मौखिक लिखना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा पैटर्न किस में होता है? परीक्षा का पैटर्न किस में होता है? लिखित में होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी मौखिक और लिखित नहीं लिखा हुआ है तो हमें इसमें क्या समझना है? लिखित समझना है। ऐसी स्थिति के अंदर भाषा की सबसे छोटी इकाई हम क्या मानते हैं? वर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्ण मानते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? देखिए साथियों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। इसका कोई ना कोई अर्थ आएगा जरूर, इसका कोई ना कोई क्या आएगा? अर्थ जरूर आएगा। और भाषा की सबसे बड़ी भावार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वो कौन सी इकाई है? वाक्य। कौन सी इकाई है? वाक्य। 5 तथ्य मैंने आपके सामने लिखे हैं और पांचों के पांचों प्रश्न बनने लायक हैं। क्या है कि प्रश्न आपको सीधा सा ये पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो ध्वनि होगी। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो वर्ण होगा। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो शब्द होगा। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई या भावार्थ या भाव कह सकते हैं जिसे, उसे हम वाक्य के रूप में दर्शाते हैं। आपको याद होगा हम जब कक्षा के अंदर किसी भी चैप्टर या पाठ का, इकाई का, जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते समय हम कुछ पंक्तियों का अर्थ तो ऐसे कैसे लिखते हैं और अंत में भाव लिखते समय हम अर्थार्थ लिखकर उसका भाव लिखते हैं। तो भाव हम वाक्यों के द्वारा लिखते हैं, ना कि शब्दों के द्वारा लिखते हैं। इसलिए भाव और भावार्थ की जो इकाई है वो भी क्या होगी? वाक्य होगी। अब देखते हैं आगे, इसे आगे बढ़ते हैं और वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखते हैं वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्णों के कौन से भाग होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वो सब देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि हमारी मौखिक इकाई है। तो ध्वनि जो मौखिक इकाई है अर्थात सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नई परिभाषा कि भाषा की देखिए ये परिभाषाएं किताब में नहीं है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को हम जैसे जोड़ देंगे तो हमारे मन में स्वतः ही उसकी परिभाषा आ जाएगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यह हो गई हमारे वर्ण की परिभाषा। हम 12वीं तक क्या परिभाषा पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं वर्ण। लेकिन हमने अभी समझा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। और वो इकाई कैसी है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। साथियों स्वर और व्यंजन आपने खूब पढ़े हैं, लेकिन इसके अंदर भी ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं
क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है उसको आनंद वहीं आता है जहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, वो प्रश्न वहीं से उठाता है जहां पर आपने वो कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे तथ्य, पुराने पूछे गए तथ्य, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? एक आम बात, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। कहने का मतलब, स्वतंत्र का मतलब आजाद, इनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए अन्य वर्णों की क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। अन्य वर्णों की सहायता इसमें लेनी पड़ती है। अब बात करें कि स्वर क्या है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं और स्वर कौन कौन से होते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको याद रखता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन है कि स्वर कितने होते हैं। तो साथियों, आपको कई जगह पर 11 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर 10 लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह पर 13 लिखा हुआ मिलेगा। जहां पर 10 लिखा हुआ है उसको पहले ही नजर से आप कट कर दीजिए। 10 स्वर के कोई भेद या स्वर नहीं होते, ठीक है। अब 11 है, बिल्कुल सही है, और 13 भी सही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है? देखो, अगर आपको पूछे मूल स्वर कितने हैं, आपको पूछे मूल स्वर कितने हैं, तो 13 आपका उत्तर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि मूल का नाम आते ही हमारा ध्यान जाता है संस्कृत की ओर। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि मूल का नाम आते ही क्या आता है? संस्कृत। अब 13 कौन सा होते हैं और 11 कौन सा होते हैं, मैं यहां लिख के बताता हूं। पहला अ, आ, लघुई, दीर्घी, लघु उ, दीर्घु, री, ए, आई, ओ और औ। अब देखिए साथियों, ये है 11। अब 13 कौन से जुड़ जाते हैं? संस्कृत के अंदर री को दीर्घ री भी लिखा जाता है और लघु री भी, इसे कहा जाता है लघु री और इसे कहा जाता है दीर्घ री। एक संस्कृत के अंदर स्वर होता है लृ, एक संस्कृत के अंदर स्वर कौन सा होता है? लृ। मतलब 11 ये और 2 ये, कुल मिलाकर कितने हो गए? मूल स्वर कितने हुए? 13 हुए। अब बात कर रहे हैं, आपके मन में भी एक प्रश्न उठा होगा कि हमने छोटी कक्षाओं में इसके आगे अंग और अ भी पढ़ा है। तो साथियों, उसे अयोगवाह स्वर कहा जाता है, उसे अयोगवाह स्वर कहा जाता है। अयोग और वाह, जहां पर जिसका नहीं, मतलब अ का मतलब हम क्या लेते हैं? नहीं से। योग का मतलब जोड़ा या जोड़ना, वाह का मतलब वहन, मतलब जिसे हम कहीं पर जोड़कर वहन नहीं करते। मतलब ये क्या है? अपनी, इसका कहीं पर योग नहीं होता, ये सिर्फ किस में जुड़ते हैं? स्वरों में ही जुड़ते हैं, इसलिए ये स्वर में जुड़ते हैं तो गिने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर पूछा जाए सीधा स्वर कितने होते हैं? 11, और मूल रूप में पूछा जाए तो कितने होते हैं? 13। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के किस किस आधार पे जो प्रकार हो सकते हैं, जैसे मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। पहला ही जो हमारा प्रकार है वो क्या है? आधार क्या है कि मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। आपने बहुत सी जगह सुना होगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है। पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। पहला आधार कौन सा है? मात्रा व उच्चारण में, मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर कितने होते हैं साथियों? 3। कितने होते हैं? 3। पहला ऋश्व स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व,
दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तीनों क्या है? देखिए, ह्रस्व को हम किस नाम से जानते हैं? ह्रस्व को हम किस नाम से जानते हैं? ह्रस्व को हम लघु के रूप में जान सकते हैं। ह्रस्व को हम किस रूप में जान सकते हैं? लघु के रूप में। इसे हम एक मात्रिक भी कह सकते हैं। साथियों, बहुत अच्छा शब्द निकल कर आया है, एक मात्रिक। परिभाषा निकल जाएगी ह्रस्व की, जिसमें एक मात्रा होती है वो होता है एक मात्रिक। और इसे हम क्या कह सकते हैं? स्वर, अर्थात ह्रस्व होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। ह्रस्व होते हैं वो क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, मतलब इसके टुकड़े नहीं होते। ठीक है। अब देखिए, दीर्घ स्वर को और क्या नाम से पहचाना जा सकता है? अगर हमें ये याद है तो लघु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु का विलोम शब्द क्या हो सकता है? गुरु? जरूरी नहीं, पूछा वर्ण विचार जा रहा है और आपको विलोम शब्द पूछ ले, कोई जरूरी बात नहीं, पूछ सकता है। अब एक मात्रिक का इसको कहेंगे द्विमात्रिक। ठीक है। मूल ये है तो ये हो जाएगा संधि स्वर। मतलब अन्य किसी नामों से इसे छोटा पुकारा जा सकता है, इसे बड़ा पुकारा जा सकता है। मतलब इन स्वरों के अन्य नाम भी हो सकते हैं, जैसे लघु स्वर भी, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, छोटा स्वर, छोटे स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु से पुकारा जा सकता है, द्विमात्रिक से, संधि से पुकारा जा सकता है और बड़े से पुकारा जाता है। ये एक पारिभाषिक शब्द है। ये क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक का मतलब क्या है? इसमें स्वर मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, हम बोलने उच्चरित होता है उसके अनुसार ही होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, सबसे पहले अगर हम किसी की बात करें ह्रस्व स्वर की, कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? देखते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं साथियों। पहला अ, ई, उ और री। आपको इसमें कहीं मात्रा नहीं दिखेगी, ये छोटे हैं और ये मूल स्वर होते हैं 4। मूल स्वर होते हैं 4। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ को हम और किस नाम से पुकार सकते हैं? द्विमात्रिक। मतलब इसमें मात्राएं क्या होगी? जरूर। बाकी कितने बच गए? 4 निकल गए, पीछे कितने बच गए? 7 स्वर। कौन कौन से? देखो, अ आया हुआ है तो पीछे क्या बचा? आ। ई आया हुआ तो पीछे क्या बचा? ई। उ आया हुआ तो पीछे क्या बचा? उ। ए, आई, ओ और औ। 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए। अब देखिए, बहुत जगहों पर ये जो 4 है इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछ के आपको पूछ ले कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, क्योंकि ये संधि स्वर है। ये संधि स्वर तो ये भी है, लेकिन अगर आपको सीधा पूछे संधि स्वर कितने होते हैं तो 7 होते हैं। ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पूछे संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो ए, आई, ओ और औ। क्योंकि ए और ओ में संधि कौन सी होती है? गुण। आई और औ में संधि होती है वृद्धि। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं प्लुत स्वर, जो हमने इसको मिटाया था यहां से, प्लुत स्वर। साथियों, आपने भजन कलाकार को देखा होगा। भजन कलाकार कभी भी कोई भी वर्ण होता है उसमें जो अंतिम जो स्वर होता है उसको लंबा खींचता है, वो क्या है? प्लुत स्वर। जैसे हम प्रार्थना में ओम बोलते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं? लास्ट का जो स्वर होता है उसको हम लंबा खींचते हैं। ठीक है। और एक बात, जैसे हम कमरे में बैठे हैं और हम एक बार बोलते हैं और उसका डबल आवाज लास्ट में बार बार आती रहती है, तो वो प्लुत स्वर है। सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है हमारे क्षेत्र का ही एक, जिसे हम दादा भगवान के नाम से जानते हैं, वहां पर एक जी हॉल बना हुआ है। वहां पर एक जी हॉल बना हुआ है। उस हॉल के अंदर अगर हम एक बार बोलेंगे तो हमारे जो वर्णों की आवर्ती होगी बार बार, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उस जो स्वरों के प्रकार है उसका जो दूसरा आधार है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो देखिए, स्वरों का जो प्रकार है उसका जो दूसरा आधार है
वो है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने भेद हैं? 2। कितने भेद हैं? 2। पहला है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब जब हम बोलते हैं उस समय ओठ की जो आकृति है वो वृत्त के आकार की हो, जो दूसरे जो स्वर होते हैं अवर्ताकार, अर्थात उन स्वरों को बोलते समय हमारी जो ओष्ठ की आकृति है वो वर्ताकार नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए वर्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं। वर्ताकार स्वर उ, ऊ, ओ और औ। इनको बोलते समय हमारे जो ओष्ठ की आकृति होती है वो कैसी होती है? वर्ताकार होती है। कैसी होती है? वर्ताकार होती है। देखिए ओष्ठ होता है ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ। कहने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं आप चाप लेके बैठ दोगे वर्त है कि नहीं, वो नहीं, आपको अनुमान होना चाहिए कि यह वर्ताकार है। ठीक है, ऊ, ऊ, ओ, औ। आप खुद बोल के देख लीजिए आपके जो ओष्ठ मतलब होठों की जो आकृति क्या बन रही है वो वर्ताकार बनेगी। बाकी वाले जितने भी स्वर हैं जिसमें अ, इसको बोलते समय भी आपका जो मुंह है वो वर्त का आकार नहीं लेता है, इसका मतलब वो क्या हो गया? अवर्ताकार हो गया। आ बोलो, इस समय भी क्या रहेगा? अवर्ताकार। ई, ऊ उधर आया हुआ है, ऊ में ओष्ठ वर्ताकार होता है, री में नहीं होता है। ठीक है, और ए और आई। 7 और 4 होते हैं वर्ताकार स्वर और 7 होते हैं अवर्ताकार स्वर। अब देखिए कहीं कहीं हम ये जो आ है इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये मेहमान है। ये क्या है? मेहमान। इसे हम औ की ध्वनि से पुकारते हैं। किस ध्वनि से पुकारते हैं? इसे विदेशी स्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया? विदेशी स्वर भी कहा गया है। अब बात रही कि इस ओ को वर्ताकार में गिना जाए या अवर्ताकार में। बोल के देखो ओ, तो आपका मुंह कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, वर्त के आकार का होगा। इसका मतलब ओ को भी किस में गिना जाएगा? वर्ताकार में गिना जाएगा। अब हम इसे अगला प्रकार पढ़ते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद। तीसरा, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार? 3। देखिए आप उदाहरण के लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये माना कि क्या है? जीभ है। ये ए, बी और सी। ठीक है, ये जीभ है। ये जीभ का आगे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग और ये मध्य वाला भाग। तो मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं? अग्रभाग। ये हो जाएगा पश्च भाग और ये हो जाएगा मध्य भाग। ये हो जाएगा मध्य भाग। ठीक है, अब देखो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अब वे स्वर जिनको बोलते समय जो आगे की जीभ है वो क्रियाशील रहती है, वो कौन कौन से हैं? अब ऐसा नहीं, आपको एक तरीके से समझाता हूं। देखो आपको एक स्वर याद रखना है, अ। क्या याद रखना है? अ। ठीक है, उसके बाद आ इधर आएगा, फिर आप चले जाइए वापस उधर, क्या आएगा? ई और ई। फिर आप बीच वाले को छोड़ दीजिए, वापस इधर आइएगा, ऊ और ऊ। ठीक है, अब वापस छोड़ दीजिए इसको, इधर आइएगा, ए और आई। ठीक है, अब इसको छोड़कर वापस इधर आइए, ओ और औ। पीछे कौन सा बच गया? री। तो री होता है अग्रभाग। देखिए अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। मतलब एक बार शुरुआत हमें एक से याद रखनी है, फिर एक बार अग्र,
फिर पश्च, वापिस अग्र, फिर पश्च, और पीछे कौन सा बच गया री, उसको लिख दीजिए आप अग्र में। ठीक है, ये भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो एक और तरीका बता देता हूं। इसे हम 1 नंबर से पुकारते हैं, 2 नंबर से और 3 नंबर से। अ को छोड़ने के अलावा 3 से जो स्वर बनाए जा सकते हैं, 3 से जो, जैसे मैं 3 से आ को बना सकता हूं, 3 से ऊ बन सकता है, 3 से बड़ा ऊ बन सकता है, 3 से ओ बन सकता है और 3 से औ भी बन सकता है। मतलब तीसरे स्थान पर रहने वाले जो स्वर है पश्च के, वो किससे बनेंगे, 3 से बनेंगे। ठीक है, स्वरों के आधार पर जो अगला आधार है हमारा, जो स्वरों के भेद पर जो अगला आधार है वो है तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं साथियों, 4 भेद होते हैं। प्रश्न आपके इनमें से ही पूछे जाएंगे। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर मतलब किसका भेद है या कहां से बोला जाता है, तो जीव की क्रियाशीलता मध्य में उस समय ज्यादा रहेगी अ। ठीक है, इस प्रकार देखिए इसमें 4 भेद कौन कौन से होते हैं, सवृत्त, दूसरा विवृत, पहला संवृत्त, दूसरा विवृत, तीसरा अर्ध संवृत्त और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। साथियों संवृत्त के अंदर मुंह है वो लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, और विवृत के अंदर क्या रहता है, मुंह खुला रहता है। संवृत्त के अंदर मुंह लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, लगभग बंद। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरा विवर्त में क्या रहता है, मुंह है वो पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अर्ध संवर्त को देखा जाए तो मुंह थोड़ा खुला रहता है, मुंह क्या होता है, थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा मुंह खुला रहता है, थोड़ा मुंह खुला रहता है। ठीक है, और अर्धविवर्त का मतलब है कि आधा मुंह खुला रहता है, आधा मुंह खुला रहता है। ठीक है, आप देखो इस संवर्त कौन कौन से स्वर होते हैं, विवर्त कौन कौन से स्वर होते हैं, अर्ध संवर्त कौन कौन से होते हैं, और अर्ध विवर्त कौन कौन से स्वर होते हैं। देखिए एक आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि विवर्त है वो स्वर होगा सिर्फ और सिर्फ आ। विवर्त एक ही स्वर है और वो कौन सा है, आ है। तो फिर अ किस में जाएगा, अ जाएगा अविवर्त में। किस में जाएगा, अर्ध विवर्त में। और अब बात करते हैं ई उ और री की, क्योंकि अ और आ तो आ गया, तो फिर क्या बचा, ई और उ और री। तो साथियों ई उ और री, ये जो पांचों ही स्वर है वो होगा संवृत्त स्वर। कौन से स्वर होंगे, संवृत्त स्वर होंगे। अब देखो अर्ध संवृत्त कौन कौन से होंगे, ए, तो इधर आ जाइए अर्ध विवर्त में आई, इधर ओ तो अर्ध संवृत्त में आउ। ठीक है, ये हुआ क्लियर आपका कि ए और ओ आएगा अर्ध संवृत्त, अ ए और ए अ आई और औ, ये किस में आएगा, अर्ध विवर्त में। संवृत्त में कौन कौन से, शुरुआत कहां से होती है, अर्ध विवर्त से, अ विवर्त में आ। प्रश्न ये पूछ लिया जाए तालु की स्थिति के आधार पर बताइए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसको बोलते समय हमारा मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, तो आ। उदाहरण के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूरा मुंह खुलवाने के लिए हमें क्या कहता है, अब आप आ करो, मतलब आ का मतलब क्या है, आ की ध्वनि उच्चारित करो। आ की ध्वनि उच्चारित करने से क्या होगा कि आपका मुंह पूरा का पूरा खुल जाएगा। तो साथियों आज हमने पढ़ा स्वरों का जो वर्गीकरण था, स्वरों का प्रकार था, उसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया, तो हमने अच्छी तरीके से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा।
इनमें से एक प्रश्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। इसे जो आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा आनंद देने वाला है, जिसका नाम है व्यंजन। साथियों, टॉपिक बहुत छोटे हैं, नाम बहुत छोटा है, सुना बहुत है, लेकिन ये पढ़ा नहीं है हमने। ये पढ़िए, महत्वपूर्ण ये चीज है, यहां से प्रश्न बनते हैं। आप स्वरों के जो वर्गीकरण किया गया, इनके आधार पर यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। छोटा सा छोटा एग्जाम ले लीजिए, भले बीएसटीसी ले लीजिए, पीटीटी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, स्वरों अगर जहां पर आपको व्याकरण का नाम लिखा हुआ है या फिर वर्ण का नाम लिखा है, वहां पर स्वर जरूर आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मैं श्रवण चौधरी लेता हूं आप सभी से इजाजत। धन्यवाद।